बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है करप्शन इन पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान। इसके चैलेंजेस क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके वे फॉरवर्ड क्या हैं। तो इसमें जो हम पहले इसमें हमारे कंटेंट है, पहले हम इसकी डेफिनेशन दो फॉरेन ऑथर्स की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कॉजेज ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, फॉर्म्स एंड सेक्टर इफेक्टेड बाय करप्शन, इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन। उसके बाद हम केस स्टडीज़ देंगे जो रियल बेस होंगी। उसके बाद एंटी करप्शन मेजर्स इन पाकिस्तान कौन कौन से लिए गए हैं, और उसके बाद इन मेजर्स लेने के बाद हमें जो कौन कौन से चैलेंजेस नज़र आए हैं, और एंड पे हम करेंगे वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान से करप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिस टॉपिक पर आप नई वीडियो चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। हम सबसे पहले करेंगे डेफिनेशन ऑफ करप्शन। जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो है करप्शन रेफर टू द अब्यूज़ ऑफ पावर और अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन। जो इसकी सिंपल और सादा डेफिनेशन है करप्शन की वो है करप्शन रेफर्स टू द अब्यूज़ ऑफ पावर और द अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन होगी। अब हम करते हैं इसकी फॉर्मल। एक जोसेफ एस नी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके मुताबिक है करप्शन इज़ द बिहेवियर which deviates from the formal duties of public role because of private regarding personal gain, close family gain या private colleagues के लिए through wealth या status gain. Corruption is the behavior which deviates from the formal duties of public role because of private gain through personal, close family या प्राइवेट क्लीग थ्रू वेल्थ और स्टेटस गेन। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इदारा है जो हर साल रैंकिंग देता है, उसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन बनती है करप्शन इज़ द अब्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन्स। करप्शन इज़ द अब्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल ग्लोबल रैंकिंग है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग थी 135 ओवर 180। उसके बाद 2023 में पाकिस्तान की रैंकिंग थी 133 ओवर 180। 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग थी 140 ओवर 180, और 2021 में भी सेम थी 140, और 2020 में थी 124। जो 180 वाला वो सबसे करप्ट है, जो पहले नंबर पे है वो करप्शन फ्री है, मिनिमम करप्शन है उसमें। तो इस टेबल को आप पेपर में कॉपी कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन की क्या वजूहात हैं। सबसे पहली जो वजूहात है वीक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। इसके लिए वो कहता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन परसीव एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एज इनइफेक्टिव इन द कर्बिंग करप्शन। कि बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि जो इंस्टीट्यूशन हैं, अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन हैं, वो कमज़ोर हैं या फिर इनइफेक्टिव हैं। तो एक स्टडी के मुताबिक, जो स्टडी कंडक्ट की थी पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी सर्वे, तो in Sindh only 30% of citizens consider NAB effective.
एक रेफरेंस आ रहा है, फॉर इंस्टेंस इन सिंध ओनली 35% ऑफ सिटीजन कंसिडर्स नैब इफेक्टिव। उसके बाद डिले वो कहते हैं कि 35% ऑफ रिस्पोंडेंट्स आइडेंटिफाइड डिले इन डिसीजन ऑफ करप्शन रिलेटेड केसेस। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर शुरू हो भी जाए अकाउंटेबिलिटी शुरू, तो जुडिशियल सिस्टम वो काफ़ी स्लो है। 43% ऑफ केसेस आइडेंटिफाइड डिले इन डिसीजन ऑफ करप्शन केसेस। 43% ऑफ रेस्पोंडेंट्स आइडेंटिफाइड डिले इन डिसीजन ऑफ करप्शन केसेस। उसके बाद दूसरी इशू है पॉलिटिकल पैट्रोनोज एंड इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल पैट्रोनोज एंड इंटरफेरेंस, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इन इंस्टीट्यूशन करप्शन केसेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। In Sindh, 43% of citizens believe that the use of state institutions by government for their personal gain was the primary reason for the corruption. 43% of citizens that the use of state institutions by government for their personal gain was the primary reason for corruption. इसके वो अपने मर्जी के बंदे लगाते हैं अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन में, फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक बंदों की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। ये 43% जो सिंध के पीपल हैं उनका यकीन है। उसके लिए मिसाल देते हैं कि अयूब खान ने भी अयूब खान के दौर में उसने दो ऑर्डिनेंस लेके आए थे। पहला था इलेक्टिव बॉडीज डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर और पब्लिक ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर। डिसक्वालिफिकेशन ये था, जो अपनी मर्जी के बंदे थे उनके लिए उन्होंने बंदों को निकालना था या उनको डिसमिस करना था, डिसक्वालीफाई करना था। दोबारा बता देता हूँ, इलेक्टिव बॉडीज डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर और पब्लिक ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर। और ज़ियाउल हक साहब लेके आए थे एहतसाब एक्ट, और मुशर्रफ साहब लेके आए थे नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट, और उसी एक्ट के तहत नैब को बनाया गया था। उसके बाद तीसरी जो मेन वजह है वो है लो सैलरीज एंड जॉब इनसिक्योरिटी। इन नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 18.8% of respondents identified low salaries as the primary cause of corruption. 18.8% of respondents identified low salaries as the primary cause of corruption. तो चौथी वजह है वो रेड टैप एंड कम्प्लेक्स रेगुलेशन। रेड टेपिज्म होता है कि किसी काम को देर से करना, इंतहाई देर से करना। एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। रेड टेपिज्म में ना फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, चौथे ऑफिस तक घूमती रहती है। तो ये मेन वजह है करप्शन की कि जब आप फाइल चलानी हो तो आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं हर फाइल पे। तो उसके बाद जो प्रोसीजर है वो इंतहाई कम्प्लेक्स है कि एक ऑफिसर किसी भी एक पॉइंट पे बैठ जाएगा और आपको कहेगा इसको सेट करो, जब तक आप उसकी जेब भारी गर्म नहीं करेंगे। तो ये भी करप्शन की वजह है। 2004 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सर्वे किया था। उसके मुताबिक रेड टेप वाज आइडेंटिफाइड एज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू करप्शन। रेड टेप वाज आइडेंटिफाइड एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू करप्शन। ये 2004 में जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सर्वे किया था। और चौथा नंबर है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये फिफ्थ काज है करप्शन की।
कि citizen has minimum access to government data, contracts, even performance reports that hinders accountability and facilitating corrupt practices. नंबर 6 पे है सोशल एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन, कि लोगों ने करप्शन को सोशली एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं, अगर हमने अपना काम निकलवाना है तो हमें करप्शन देनी पड़ेगी, और ये एक नॉर्मल एक्ट बन चुका है। जैसे आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपने वापडा का काम करवाना हो तो आपको फाइल बनती है आपकी 1800 में, लेकिन आप जमा करवाते हैं 5000 जमा कराने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी फ़ाइल को जैसे मलिक याद करता है कि पहिए लग जाते हैं, तो आपकी फ़ाइल जल्दी प्रोसीड हो जाती है। लेकिन अगर आप 1800 की फ़ाइल को करेंगे तो आपको उसके लिए टाइम लग जाएगा। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि करप्शन की पाकिस्तान में कौन कौन से तरीक़ाकार हैं। पहले नंबर पे है ब्राइबरी एंड किक्स बैक्स। ब्राइबरी का रिश्वत देना, और किक्स बैक होता है कि आप उसके लिए किसी काम के लिए उससे आप न कैश ले सकते हैं, उससे कोई पर्सनल गेन के लिए ले सकते हैं, या उससे कोई फ़ायदा ले सकते हैं। किक्स बैक्स ये भी करप्शन का एक तरीका है। उसके बारे में रिपोर्ट है पुलिस डिपार्टमेंट रैंक द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान बाई 30% ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स इन द 2023 नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे। 30% लोगों ने कहा सर्वे में कि पुलिस है ये सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद दूसरा ही है प्रोक्योरमेंट फ्रॉड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। पहला ब्राइबरी हो गया, दूसरा प्रोक्योरमेंट फ्रॉड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है रैंक द सेकंड मोस्ट करप्ट सेक्टर इन द पाकिस्तान। रैंक द मोस्ट करप्ट सेकंड मोस्ट करप्ट सेक्टर इन द पाकिस्तान। In Balochistan, 31% of people believe this infrastructure and defense contracts was the most corrupt. इनमें जो हाई प्रोफाइल आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं वो है रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम था, प्रोजेक्ट वाज इन्फ्लेटेड बाई 25 बिलियन रुपीज़। जो उसकी प्रोजेक्ट की असल कास्ट थी वो 25 अरब रुपये उसकी कीमत बढ़ गई थी। और दूसरी एग्जांपल है ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट। एस्टिमेटेड कास्ट ब्लोन फ्रॉम 165 बिलियन टू 300 बिलियन। इसका जो सोर्स है वो है डॉन। चौथा है जो तीसरी जो वजह है, तीसरा फॉर्म ऑफ करप्शन है वो है एम्बेजलमेंट लोकल गवर्नमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स। एम्बेजलमेंट होता है गलत इस्तेमाल, फंड्स का गलत इस्तेमाल। कोटेशन देख लें, एक फैक्ट देख लें। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्लैग्ड फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ 7 बिलियन इन 2021 ऑडिट। कि लोकल गवर्नमेंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एजुकेशन में भी काफ़ी फंड्स की एम्बेजलमेंट की जाती है। और नंबर 4 पे जो फॉर्म है वो है गोस्ट एम्प्लॉयज़ एंड फेक बिलिंग। गोस्ट एम्प्लॉयज़ एंड फेक बिलिंग इन 2024 21 गोस्ट एम्प्लॉयज़ फाउंड ड्राइंग सैलरी फॉर लास्ट 28 मंथ इन लोअर कोहिस्तान। केपी के में हेल्थ डिपार्टमेंट की एक स्टेटिक्स फैक्ट है। इन 2024 21 गोस्ट एम्प्लॉयज फाउंड ड्राइंग सैलरी ले रहे थे फॉर द लास्ट 28 मंथ इन लोअर कोहिस्तान। ये हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। अभी हम आते हैं एजुकेशन सेक्टर। सिंध का एजुकेशन सेक्टर बता रहे हैं और ये फैक्ट है
कि 2017 ऑडिट में बताया गया कि 40,000 गोस्ट टीचर एग्जिस्ट करते हैं। 40,000 गोस्ट टीचर एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ सिंध में एजुकेशन सेक्टर में। और जो पांचवी फॉर्म ऑफ करप्शन है वो है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, एक सर्वे के मुताबिक 40% जो पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट होती है या अपॉइंटमेंट होती हैं वो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म पे होती है, उसमें लैक ऑफ मेरिट होता है। इसमें वो द न्यूज़.pk का सर्वे के मुताबिक सिविल सर्विस में भी नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म है, एजुकेशन में है, पुलिस में है, हेल्थ डिपार्टमेंट्स में है। इन 4 मेन डिपार्टमेंट्स में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म चलता है। और छठा फॉर्म ऑफ करप्शन है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन एंड मैनिपुलेशन। टैक्स इवेजन होता है कि टैक्स से अपने जो मतलब आपका टैक्स है उसको पे ना करना। पाकिस्तान जो इकॉनमी डिफॉल्ट चल रही है उसकी मेन वजह है कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, वो 9 से 10% है, और इंडिया की वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 25% है। टैक्स इवेजन की वजह से पाकिस्तान को एनुअली 956 बिलियन लॉस होता है, 956 बिलियन एज पर रिपोर्ट 2023। इसमें जो मेन 2 उन्होंने मेंशन किए हैं, रियल एस्टेट से 500 बिलियन का एनुअली में लॉस होता है, और सिगरेट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें 240 बिलियन का हमें एनुअली लॉस होता है। फार्मास्यूटिकल्स में हमें 45 बिलियन का एनुअली लॉस होता है, और टी के ज़रिए हम 45 बिलियन का हम लॉस करते हैं सिर्फ टैक्स इवेजन की वजह से। और जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं वो है pkrevenue.com। जो हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन। पहले हमने वजूहात काजेज बात कर ली विद फैक्चुअल फैक्ट्स हमने बताए हैं, उसके बाद हमने उसकी फॉर्म्स ऑफ करप्शन कर ली। अभी हम करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन। सबसे जो पहला इम्पैक्ट पड़ता है वो है गवर्नेंस फेलियर एंड इंस्टीट्यूशनल डिके। डिके होता है तबाह बर्बाद होना, जंग लगना। तो हमारा जो पहला फैक्टर वो है गवर्नमेंट गवर्नेंस फेलियर एंड इंस्टीट्यूशनल डिके। पाकिस्तान रैंक्ड 133 आउट ऑफ 180 कंट्रीज ग्लोबली ड्यू टू करप्शन। करप्शन की वजह से हमारी जो गुड गवर्नेंस के जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव नहीं कर पाते। करप्शन की वजह से हमें हमारे इंस्टीट्यूशन गिरावट का शिकार हैं। तो उसके लिए वो कोट करता है जो वापडा है, PIA है, पाकिस्तान रेलवेज है, ये उसकी बैड गवर्नेंस फेलियर और इंस्टीट्यूशनल डिके की बेहतरीन मिसालें हैं। इनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसके रिक्रूटमेंट्स में, अपॉइंटमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ज़्यादा करप्शन की वजह से ये गवर्नेंस फेलियर और इंस्टीट्यूशनल डिके की बेहतरीन मिसालें हैं। PIA, वापडा, पाकिस्तान रेलवे। स्टंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिलियन लॉस्ट एनुअली। जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है वो है स्टंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिलियन लॉस्ट एनुअली। जब हमारे करप्शन इतना ज़्यादा, मैंने पीछे बताया कि कितना हमारा टैक्स इवेजन के जरिए कितना लॉस होता है, अगर हम वो एनुअली अपना अगर GDP में ऐड करें तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ सकती है। तो ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान लूजेस नियर अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन एनुअली ड्यू टू करप्शन इन पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड टैक्स इवेजन। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लॉसेज नियर अप्रोक्सीमेटली
$20 billion annually due to corruption in public sector management, procurement and tax evasion। ये आपने कोड करनी है। उसके बाद है डिस्टॉर्टेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, या इसको हम कह सकते हैं पोवर सर्विस डिलीवरी। जो करप्शन की वजह से पहला फर्क पड़ता है, कहता है देयर आर 40,000 घोस्ट टीचर्स एंड 30,000 घोस्ट स्कूल्स एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। करप्शन की वजह से जो पहला वो कहता है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी, जब वो 40,000 घोस्ट टीचर एग्जिस्ट करते हैं और 30+ घोस्ट स्कूल एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, जिनका नामो निशान नहीं है, लेकिन उनकी सैलरीज बन रही हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट हो रहा है, टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, इंक्रीमेंट लग रहे हैं, प्रमोशन हो रही हैं, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसकी वजह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी हम पावर सर्विस डिलीवरी है। उसके बाद लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड FDI डिक्लाइन। लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड FDI डिक्लाइन। फॉर एग्जाम्पल जब फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो अपनी जब इंस्टॉल करना चाहता है तो उसमें उसको 37 सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं। तो हर 37 सर्टिफिकेट्स के लिए उसको पूरे ज़िले का चक्कर लगाना पड़ता है कि इन्वायरमेंटल वाले से, उसके बाद लैंड वाले से, वापडा वाले से, गैस वाले से, सब इंस्टीट्यूशन से पहले वो परमिशन लेता है। उसके बाद वो स्टार्ट करता है। जब वो स्टार्ट कर देता है तो फिर उधर के कुछ लोग उसको तंग करते हैं। फिर वो इन्वायरमेंट वाले कहते हैं कि ये आपकी इंडस्ट्री ये करी वो करी। जब तक वो करप्शन के लिए पैसे नहीं देता तो उसकी फाइल फॉरवर्ड नहीं होती। तो जिसकी वजह से वो करप्शन से डरते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टर आना ही नहीं चाहता, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है। पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्ड बाय 37 इन इकोनॉमिक ईयर ऑफ 2023। इसकी जो मेन वजह बताते हैं वो कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और पुअर गवर्नेंस थी। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 37% डिक्रीज हुई है। इसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और पुअर गवर्नेंस है। पुअर गवर्नेंस की मेन वजह करप्शन है। उसके बाद रीजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक ट्रस्ट का स्टेट इंस्टीट्यूशन में यकीन कम होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 जनरल इलेक्शन सा ए रिकॉर्ड लो टर्नआउट ऑफ 35.9% ऑफ टर्नआउट था कि पाकिस्तान के सिर्फ 35.9% लोगों ने सिर्फ वोट दिया था पाकिस्तान, क्योंकि उनका वो ट्रस्ट नहीं रहा इन स्टेट इंस्टीट्यूशन में। ये जो कोड ये फैक्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी एंड अनजस्टिस। सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस के लिए वो कोड करता बताता है कि 30% 26% ऑफ द respondents rank the judiciary and 30% rank the police as the most corrupt institutions। नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2023 के मुताबिक, नोट कर लें, नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2023 के मुताबिक 26% ऑफ रेस्पोंडेंट्स रैंक द जुडिशरी एंड 30% रैंक द पुलिस एज द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस। कि 26% लोगों ने कहा कि हमारी जो जुडिशरी है, अदालतें हैं, वो करप्ट हैं, बहुत सबसे ज़्यादा करप्ट हैं, और 30% लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट है। और सोशल इनइक्वालिटी की वजह से, क्योंकि जॉब्स आपके नेपोटिज्म पे आ रही हैं, फेवरेटिज्म पे आ रही हैं, जिसकी वजह से हम ब्रेन ड्रेन का इशू हमें फेस करना पड़ रहा है। इन 2023 45
1687 हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स लेफ्ट पाकिस्तान। ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का फैक्ट है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का फैक्ट है कि 45,687 हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स ने पाकिस्तान को छोड़ा। अब हम बात कर लेते हैं रियल केस स्टडीज एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। सबसे पहले है नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कैम। इसमें जो पहला वो था, इसका जो इशू वो मेन था, वो कहता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स थ्रू द परचेज ऑफ लैंड एट इन्फ्लेटेड प्राइस, कि जो ज़मीन खरीदी गई थी नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए वो हाई इन्फ्लेशन रेट पर खरीदी गई थी। इसमें 1.68 बिलियन वाज का फ्रॉड हुआ था। इस स्कैम में 1.68 बिलियन रुपीस का स्कैम हुआ था। उसके बाद है दूसरा स्कैम था रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स केस। इसमें जो नेचर थी, इसकी नेचर ऑफ स्कैम थी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड टू प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर विदाउट ट्रांसपेरेंसी अंडर द गोज ऑफ इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। Contracts awarded to private power producer without transparency under the goes of emergency electricity needs। इसमें पाकिस्तान को 22 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ था। उसके बाद तीसरी जो केस स्टडी है वो फेक बैंक अकाउंट्स केस एंड ओमनी ग्रुप स्कैंडल। ओमनी ग्रुप एंड फेक अकाउंट्स केस, इसके जो नेचर ऑफ करप्शन थी उसमें था मनी लॉन्ड्रिंग एंड मिस यूज ऑफ फेक बैंक अकाउंट्स। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फेक मिस यूज ऑफ फेक अकाउंट्स किए गए थे। इसमें पाकिस्तान को 35 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ था। 35 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ था। उसके बाद पंजाब पुलिस ब्राइबरी एंड गोस्ट एम्प्लॉयज इश्यूज। पंजाब पुलिस ब्राइबरी एंड गोस्ट एम्प्लॉयज इश्यूज। Thousands of schools registered but not functioning with funds still being allocated। ये पाकिस्तान में स्कूल रजिस्टर्ड हैं लेकिन फंक्शन नहीं कर रहे और उनको फंड्स इश्यू हो रहे हैं। सिर्फ सिंध में 11,000 गोस्ट स्कूल एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ सिंध में 11,000 गोस्ट स्कूल एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है PIA फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड पाकिस्तान रेलवेज। पाकिस्तान रेलवेज एंड PIA फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। इसमें क्या वजह है? इसमें जो काजिन है वो है ओवर स्टाफिंग। PIA में और पाकिस्तान रेलवे में ओवर स्टाफिंग की गई है, नेपोटिज्म इन हायरिंग, एयरक्राफ्ट लीजिंग स्कैम्स एंड पोवर मैनेजमेंट। इसकी जो इनमें जो हो रहा है वो ओवर स्टाफिंग की गई है, नेपोटिज्म इन हायरिंग किया गया है, एयरक्राफ्ट लीजिंग स्कैम्स हुए हैं और पोवर मैनेजमेंट है। इसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान रेलवे और PIA को हम हर साल सब्सिडाइज करते हैं। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 133 पे खड़ा है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2023। उसके बाद ये आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन एंड लेसन्स। जो सिंगापुर जो स्टेट है जो इतनी तरक्की कर रहा है उसके पीछे मेन वजह है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी।
अगेंस्ट करप्शन, एफिशिएंट सिविल सर्विस, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एफिशिएंट है, और दूसरी वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी करप्शन के खिलाफ। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि हम भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके आएँ, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है हम उसको रिक्रूटमेंट करें ऑन द मेरिट इंस्टेड ऑफ नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। दूसरी है रवांडा ये अफ्रीका में है, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज। उन्होंने अपनी सारी सर्विसेज को, पब्लिक सर्विसेज को डिजिटलाइज कर दिया है, क्या करते हैं, डिजिटल कर दिया है। और इंडिया का है इंडिया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके ज़रिए कोई भी इंडिया का पर्सन जाके किसी भी इंस्टीट्यूट से पूछ सकता है कि आप हमें फलाना वो वाला केस बताएं कि आपने वो किस तरह काम किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो किस बेस पे दिए थे, उसमें कितने बंदों ने वो की थी, वो बिड की थी, और कौन से बंदे को आपने दिया था। तो ये इंडिया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पाकिस्तान में भी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी इससे वेल अवेयर नहीं है। उसके बाद एंटी करप्शन मेजर्स पाकिस्तान में एंटी करप्शन मेजर्स कौन कौन से लिए गए हैं। पहला था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एंटी ग्राफ वॉच डॉग, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को इंस्टॉल किया था। ये एस्टेब्लिश इन 1999। नैब इज द पाकिस्तान इपेक्स एंटी करप्शन एजेंसी टास्क विद एलिमिनेटिंग करप्शन थ्रू ए होलिस्टिक अप्रोच। कि नैब को पाकिस्तान में 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था कि इसको करप्शन के जरिए ख़त्म किया जाए। इसके लिए आप उसका जो नोटेबल केस है वो है इन 2018 नैब सिक्योर्ड ए कन्विक्शन अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, sentencing him to 10 years in the prison for corruption related to Panama Leaks case। इसका जो आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि नैब ने 2018 में secured a conviction against former prime minister Nawaz Sharif, sentencing him to 10 years in prison for corruption related to Panama paper leaks। दूसरे नंबर पे है प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स। हर इदारे में करप्शन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट काम करती हैं ताकि करप्शन को कम किया जा सके। उनका काम इन्वेस्टिगेशन होता है और करप्शन को ख़त्म करना होता है, लेकिन उनको इश्यूज हैं कि उधर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मेन पावर की कमी है। नंबर 3 है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज आर लेजिस्लेटिव बॉडीज responsible for auditing government expenditure and ensuring financial accountability। पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज का जो काम है वो कि वो गवर्नमेंट खर्चों को ऑडिट करें और इंश्योर करें कि उनकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हो रही है। जिस तरह इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ एग्जिस्ट करते हैं। Pakistan enacted right to information laws at both federal and provincial level to promote transparency। उसके बाद है e-governance and digitalization of services। e-governance and digitalization of services। पाकिस्तान ने 2018 में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल लॉन्च किया था दैट अलाउड सिटीजन टू कंप्लेन अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट में 2018 में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऐप लॉन्च की थी, जिसके ज़रिए कोई भी सिटीज़न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी कंप्लेन कर सकता था और उसको इसका फ़ायदा भी था। ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल्स, तो ये सेम था पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल्स। द पंजाब गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड लॉन्च ए ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। चैलेंजेस इन फाइटिंग करप्शन। जो अभी फॉर एग्जाम्पल हमने नैब भी बना दी,
डिजिटलाइज भी कर दिया, लेकिन हमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं करप्शन को ख़त्म करने में। सबसे पहला जो इशू है वो है सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। Anti-corruption agencies and Pakistan have faced criticism for illegal misuse against political opponents। कि जो पाकिस्तान में करप्शन जो अकाउंटेबिलिटी का होता है वो सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है। जो हुकूमत जो पार्टी हुकूमत में होती है तो वो अपोजिशन लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, जैसे कि इमरान खान का डायलॉग है कि मैं तुम सबको रुलाऊंगा। तो इस तरह के वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है और सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है। जो पावर में होती है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। उसके बाद है वीक जुडिशियल सिस्टम एंड लो कन्विक्शन रेट। वीक जुडिशियल सिस्टम है और लो कन्विक्शन रेट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आउट ऑफ 179 मेगा करप्शन केसेस, ये फैक्ट है, आप लिख सकते हैं। आउट ऑफ 179 मेगा करप्शन केसेस ओनली 66 हैज बीन कंक्लूडेड एज अर्ली ऑफ 2022। इनका कन्विक्शन रेट है सिर्फ ये 30% भी नहीं बनता आपका, 30% भी नहीं बनता आपका कन्विक्शन रेट कि जो मेगा करप्शन केसेस थे। इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप एंड टर्फ्स वार्स। पाकिस्तान में करप्शन के लिए डिफरेंट किस्म की एजेंसी वो करती हैं, एजेंसी एग्जिस्ट करती हैं पैसे। पहले नंबर पे है नैब, दूसरे नंबर पे है प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स एंड तीसरे नंबर पे है पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज। इन तीनों को चाहिए था कि आपस में कोऑपरेट करता, लेकिन ये एक दूसरे पे वो कहते हैं कि मैं ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये उसका काम है। तो जिसकी वजह से ओवरलैप होने की वजह से इनके काम अच्छे नहीं हो रहे। इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप है कि जो इनके लिए इनकी जो है लिमिट्स मुतय्यन कर दी जाएँ कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट का एजेंसी का काम है सो प्रोविंशियल लिमिट तक है, और जो नैब का है वो नैब करे, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज हैं वो अपना काम करें। उसके बाद लेक ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज। विसल ब्लोअर वो बंदा होता है जो बताता है कि यहाँ करप्शन हो रही है, इसको कम किया जाए, जो शुरू करता है काम। लेकिन पाकिस्तान में उनके खिलाफ प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई विसल बजाता भी है तो सबसे पहले उसको कत्ल कर दिया जाता है या उसको ड्रा धमका दिया जाता है। जो विसल ब्लोअर होते हैं उनको डिफरेंट किस्म के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 है फेयर ऑफ रिटेलिएशन, जॉब लॉस या लीगल कंसिक्वेंसेस। 5वीं वजह है रेजिस्टेंस फ्रॉम इंट्रेंच इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नैब काम करती है तो जब हुकूमत चेंज होगी तो फिर वो नैब जो हुकूमत आएगी जो अगर उन्होंने कम तो वो उनको तंग करेंगी, रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंटरेस्ट, तो उसका बजट कम कर देंगी। एंटी करप्शन बॉडीज इन पाकिस्तान फेस रिसोर्सेज कॉन्ट्रेंस। फॉर एग्जाम्पल नैब हैज एक्नॉलेज ए 60% कन्विक्शन रेट डिस्पाइट ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज। कि जो नैब है उसकी 60% कन्विक्शन रेट है, लेकिन अभी तक उसको जो मैन पावर है वो शॉर्टेज है। इनएडिक्वेट फंडिंग एंड ट्रेनिंग फॉर द वाइड डॉग बॉडीज। जैसे नैब है, इनकी जो नैब है वो प्रोविंशियल एजेंसीज हैं या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं की जाती, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की जाती, उनकी प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से इनको ये मसाइल का इश्यूज हैं। चैलेंजेस हो गए। अभी हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथन ऑटोनमी एंड कैपेसिटी ऑफ एंटी करप्शन बॉडीज। इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, कि आप उनको ऑटोनमी दें, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस दें।
तो इसके लिए वो कहते हैं कि नैब वाज एस्टैब्लिश इन 1999। नैब इज द प्रीमियर एंटी करप्शन एजेंसी। नैब हैज 75% ऑफ कन्विक्शन रेट। जो नैब है वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अभी भी उस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फंड होने के बावजूद वो उसका जो कन्विक्शन रेट है वो 75% कन्विक्शन रेट है। उसके बाद है इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड स्विफ्ट अकाउंटेबिलिटी। इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड स्विफ्ट अकाउंटेबिलिटी के जो जुडिशियल है उसको इंडिपेंडेंस दी जाए और जल्दी अकाउंटेबिलिटी वाला इशू को सॉल्व किया जाए। द करप्शन केसेस हैज बीन प्रपोज्ड एमिंग टू डिलीवर verdicts within 6 to 12 months। कोई एक आप अमेंडमेंट कर दें, या फिर वो कहते हैं कोई लॉ पास कर दें पार्लियामेंट में के जो करप्शन रिलेटेड जो केसेस हैं वो आप 6 से 12 मंथ के अंदर इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद है सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स एंड रिड्यूस रेड टेप। जो करप्शन के जो केसेस हैं उनका तरीकाकार है उसको सिंप्लीफाई प्रोसेस कर दें, प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दें आप, सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स एंड रिड्यूस रेटिविज्म जो सिस्टम है उसको कम कर दें। इसके लिए जो वन विंडो सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दें पाकिस्तान में। उसके बाद जो चौथा है वो इन्फोर्स ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इन्फोर्स ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट या रिक्यूरमेंट के ट्रांसपेरेंसी के साथ आप जो कोई भी काम करें उसको आप ट्रांसपेरेंसी हो के इतने बंदों ने हमें हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इतने बंदों ने अप्लाई किया, इतने बच्चों ने टेस्ट पास किया, इतने बच्चों ने इंटरव्यू में आए हुए, इतने पास हुए। तो इस तरह जो है ना, चाहे कॉन्ट्रैक्ट है चाहे रिक्रूटमेंट है, तो इसमें आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए। प्रमोट एथिकल एजुकेशन एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। कि आप एथिकल एजुकेशन यानी एजुकेशन में आप जो लोगों ने करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है इसके खिलाफ इसकी नेगेटिविटी बताएं। जैसे करप्शन रिश्वत लेने वाला और देने वाला जहन्नमी है, इस तरह के कोटेशन दें ताकि इनकी बच्चों की और बड़ों की एथिकल एजुकेशन हो और सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म हो। सोशल मीडिया पर आप इसको प्रमोट करें। छठे नंबर पे जो फी फॉरवर्ड है वो है इंट्रोड्यूस विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, कि ऐसे लॉज बनाए जाएं कि जो विसल ब्लोअर का नाम है वो प्राइवेट रखा जाए। इधर तो जब आप इधर से कॉल करते हैं तो अगला बंदा आपको वो जो जिन्होंने काम किया उसके आने से पहले जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है वो आगे उस बंदे को डरा धमका रहा होता है या उसको कत्ल कर देता है। जो खैबर पख्तूनख्वा इज द ओनली प्रोविंस विद द डेडिकेटेड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2016। खैबर पख्तूनख्वा एक ही पूरे पाकिस्तान में एक ही इदारा है, एक ही सूबा है जिसके जो उसने विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन कर रखी है। उसके बाद है एम्पावर सिटीजन्स थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। And the mass media in Pakistan has played a significant role in exposing corruption cases such as Pakistan Steel Mills scams and National Insurance Company Limited scandal। तो बंदों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक किस्म की है जो करप्शन के रिलेटेड काम करती है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए और सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का प्रॉपर से यूज़ करने का तरीकाकार सिखाना चाहिए कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो हमने अपने इस वीडियो में पहले डेफिनेशन की बात की, फिर पाकिस्तान की जो पिछले 5 साल की ग्लोबल रैंकिंग है उस पर बात की, फिर उसकी काजेज़ बताई क्या हैं, फिर उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं,
फिर गवर्नमेंट में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, और फिर इनिशिएटिव्स को कौन कौन से मसाइल हैं वो भी डिस्कस किए हैं। और उसके बाद हमने पाकिस्तान करप्शन फ्री बनाने के लिए कौन कौन से वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर दिए हैं। तो ये अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नोट कर लें तो आप जिस पेपर में एग्जामिनर जैसा मर्जी सवाल पूछेगा आप इंशाल्लाह इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।